एवरीवन, वेलकम टू रिसोर्स अड्डा। आज हम पॉलिटी का 10th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो शुरू करते हैं। लाइक एनी अदर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी अमेंडमेंट की प्रोसीजर प्रोवाइड करता है। क्योंकि अमेंडमेंट क्यों करनी पड़ती है, तो वक्त जो है चेंज होता रहता है और उसके अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज होनी चाहिए। ओके, तो प्रोसीजर जो दी है हमारी अमेंडमेंट की, वो ज़्यादा इजी भी नहीं है और ज़्यादा रिजिड भी नहीं है। मतलब जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेंड करने के लिए इजी है और यूएसए का जो है ज़्यादा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये दोनों का सिंथेसिस है। ओके, आर्टिकल 368 जो दिया है कौन से पार्ट 20 में, तो ये क्या करता है, पार्लियामेंट की जो अमेंडमेंट की पावर है उसके बारे में बताता है। ओके, वो क्या कहता है कि पार्लियामेंट जो है उसकी जो अमेंडिंग पावर है उसके थ्रू क्या कर सकता है, एडिशन भी कर सकता है, वेरिएशन कर सकता है, या कोई भी प्रोविजन को रिपील भी कर सकता है। ओके, लेकिन पार्लियामेंट जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है, कोई भी प्रोविजन अगर बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर आएगी तो उसको रिपील या अमेंड नहीं कर सकता। और ये जजमेंट कौन से केस में आया था, केशवानंद भारती केस 1973। ओके, अब देखते हैं प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट। ओके, आर्टिकल 368 जो है उसमें अमेंडमेंट की प्रोसीजर दी है। तो देखते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेंड करने के लिए कौन सी प्रोसीजर है। ओके, तो पहला पॉइंट, एन अमेंडमेंट of the constitution can be initiated only by the introduction of bill for a purpose in either house ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, एंड नॉट द स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेंड किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के थ्रू, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, जो बिल है वो कोई भी मतलब मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस कर सकता है और उसके लिए हमें प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन नहीं लगती। ओके, और बिल जो है उसको स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना पड़ेगा। स्पेशल मेजॉरिटी का क्या मतलब रहता है, मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड अ मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। ओके, हम मेजॉरिटी पे ना, टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी पे एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अभी तक के लिए स्पेशल मेजॉरिटी को याद रखिए। और ये कहाँ पे दिया है, आर्टिकल 368 के अंडर। मतलब आर्टिकल 368 के अंडर जो भी अमेंडमेंट होगी उसके लिए हमें स्पेशल मेजॉरिटी लगेगी। बाकी के जो अमेंडमेंट है उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी से भी हो सकते हैं। ओके, दोनों जो हाउस रहेंगे उनको बिल सेपरेटली पास करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जॉइंट सिटिंग की प्रोविज़न नहीं होती। ओके, अगर ऑर्डिनरी बिल रहता तो वहाँ पे जॉइंट सिटिंग हो सकती थी। ओके, इफ द अगर बिल जो है अमेंडमेंट, अगर कोई फेडरल प्रोविज़न रहेगी और उसकी अमेंडमेंट करनी पड़ेगी तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो स्टेट रहते हैं उनका हाफ जो स्टेट है उनके लेजिस्लेचर को सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास करना पड़ेगा। ओके, अगर फेडरल प्रोविज़न होगी तो। ओके, अगर दोनों हाउस ने बिल पास कर दिया, ओके, और स्टेट अगर ज़रूरत होगी, अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने पास कर दिया तो वो प्रेसिडेंट के सामने रखा दिया जाता है असेंट के लिए। ओके, और यहाँ पे प्रेसिडेंट को असेंट देना ही पड़ेगा। प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट टू द बिल। ओके, वो बिल को उसके पास रख भी नहीं सकते और उसको रिटर्न भी नहीं कर सकते। ओके, अगर प्रेसिडेंट ने मतलब देनी ही पड़ेगी असेंट और प्रेसिडेंट ने असेंट दे दी तो वो एक एक्ट बन जाता है। ओके, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। ओके, तो आर्टिकल 368 जो है वो यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट दिए। ओके, तो अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड आल्सो बाय रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट। ओके, बाय सिंपल मेजॉरिटी। लेकिन कोई जो प्रोविजन है, ओके, तो वो सिंपल मेजॉरिटी से भी हो सकती है। ओके, ये मैंने बता दिया है। ओके, दैट इज मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। ओके, अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मतलब 3 टाइप से अमेंड होता है। आर्टिकल 368 के अंडर 2 अमेंडमेंट और सिंपल मेजॉरिटी वाली। ओके, यहाँ पे दिया अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस जो स्टेट लेजिस्लेचर रहेंगे हाफ उनका। ओके, अब देखते हैं सिंपल मेजॉरिटी से कौन से अमेंडमेंट हो सकती है। ये जो अमेंडमेंट होगी सिंपल मेजॉरिटी से वो आर्टिकल 368 के अंडर नहीं आएगी, याद रखिएगा। आर्टिकल 368 के अंडर सिर्फ स्पेशल मेजॉरिटी वाले अमेंडमेंट आती है। ओके, अब देखते हैं कौन से एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स।
अबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन स्टेट, मतलब स्टेट की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल, दूसरा जो हाउस रहता है, उसको भी अगर फॉर्म करना हो या उसको रिमूव करना हो, वो भी सिंपल मेजोरिटी से हो सकता है। सेकंड शेड्यूल, ओके, सेकंड शेड्यूल में क्या आता है, जो इमोलमेंट्स या अलाउंस दिए जाते हैं वो आते हैं सेकंड शेड्यूल में। कोरम ऑफ द पार्लियामेंट, कोरम जो रहता है मतलब 10%, ओके, 10% ऑफ द सीटिंग, ओके। सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, rules of procedure in a parliament, privilege of the parliament, its members and its committee, use of English language in parliament, number of judges, present judges in Supreme Court, conferment of more jurisdiction on Supreme Court, use of official language। सिटीजनशिप का भी वो सिंपल मेजोरिटी से हो सकता है, ओके। इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, यूनियन टेरिटरीज, फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स शेड्यूल, इतनी जो अमेंडमेंट है वो सिंपल मेजोरिटी से हो सकती है। अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो जो अमेंडमेंट इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है और हमें मतलब जल्दी से जल्दी होना मांगता है, मतलब अमेंडमेंट जो है, तो ये सिंपल मेजोरिटी वाली अमेंडमेंट हो सकती है, ओके। बाय स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी का बता दिए क्या रहता है। तो इसमें कौन सी आती है, जो फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, अभी तक के लिए ये सिर्फ दो याद रखिए, और उन्होंने क्या बताया कि फर्स्ट एंड थर्ड टाइप में जो कवर नहीं थे होते वो, लेकिन आप सिर्फ फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी याद रखिएगा। कौन सी मेजोरिटी लगती है, स्पेशल मेजोरिटी, ओके। अब देखते हैं जो फेडरल फीचर रहते हैं उनके लिए कौन से लगते हैं, स्पेशल मेजोरिटी प्लस कंसेंट ऑफ स्टेट्स। कितने कंसेंट लगता है, हाफ स्टेट जो है उनका कंसेंट लगता है, और वो बिल कैसे पास करते हैं, सिंपल मेजोरिटी से, ओके। तो इसके थ्रू कौन से, अब देखिए फेडरल फीचर आपको मतलब पढ़ते ही ध्यान में आ जाएगी, ओके। तो कौन से इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड द स्टेट्स, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, distribution of legislative power between the union and states, goods and service tax council, जीएसटी काउंसिल जो रहती है, एनी ऑफ द लिस्ट इन सेवंथ शेड्यूल, सेवंथ शेड्यूल में कौन सी लिस्ट रहती है, जो थ्री टाइप ऑफ लिस्ट जो रहती है, हमने डिवीजन ऑफ पावर जो रहता है वो सेवंथ शेड्यूल में आता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर, मतलब आर्टिकल 368 जो रहता है उसको भी स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ द कंसेंट, मतलब स्टेट का जो कंसेंट, हाफ जो स्टेट रहते हैं उनका कंसेंट लगता है। अब देखते हैं अमेंडमेंट जो की जाती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है, ओके। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी स्पेशल बॉडी प्रोवाइड नहीं की है अमेंडमेंट के लिए, जो कि यूएसए में दी है, ओके। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर जो रहती है वो सिर्फ पार्लियामेंट को ही होती है, ना कि स्टेट्स को, ओके। ये दोनों भी प्रोविजन में हम यूएसए से अलग है, ओके। और जो पावर है यहाँ पे वही दिया है, पावर टू इनिशिएट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विथ पार्लियामेंट, ओके। यहाँ यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ भी स्टेट अमेंडमेंट की प्रोसीजर स्टार्ट कर सकता है, ओके। मेजॉरिटी जो प्रोविजन रहती है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके अमेंड करने के लिए क्या लगता है, स्पेशल मेजॉरिटी और बाय सिंपल मेजॉरिटी, और कोई मतलब फ्यू जो अमेंडमेंट रहती है उनमें स्टेट का कंसेंट लगता है, और वो भी कितने, हाफ स्टेट लगते हैं, ना कि यूएसए की तरह वहाँ 3/4 स्टेट लगते हैं, मतलब 75% स्टेट, ओके। और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी टाइम फ्रेम प्रोवाइड नहीं की, मतलब स्टेट अगर स्टेट का कंसेंट लगता है तो उसके लिए कोई भी टाइम फ्रेम प्रोवाइड नहीं की है, मतलब इतने इतने टाइम में उन्होंने सब बिल जो है सबमिट करना पड़ेगा, ओके। इसके लिए अगर बिल उन्होंने कंसेंट नहीं दिया तो वो बिल अटक सकता है, ओके। यहाँ पे जॉइंट सिटिंग की कोई भी प्रोविज़न नहीं दी है, तो डेडलॉक क्रिएट हो सकता है, अगर दोनों हाउस में बिल पास नहीं होता है तो बिल वैसे की वैसे रह जाता है, ओके। प्रोसेस अमेंडमेंट की जो प्रोसीजर है वो हमारी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर रहती है, मतलब ऑर्डिनरी बिल के बारे में, तो सेम वही प्रोसीजर प्रोवाइड किए है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ओके। बाकी कुछ नहीं, मतलब जो प्रोविज़न दिए वो ज़्यादा स्केची है ऐसा बता दिया गया है, ओके। लेकिन इतने सारे डिफेक्ट होने के बावजूद भी, ओके, हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि जो प्रोसेस जो है वो सिंपल एंड इजी प्रूव हुई है अब तक, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो टाइम एंड नीड की तरह चेंज हो सकता है, ओके।
जो प्रोसीजर है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है और ज़्यादा रिजिड भी नहीं है। ओके, तो केसी वेयर जो थे वो क्या बोलते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बैलेंस करता है कि फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी के बीच में। ओके, जवाहरलाल नेहरू क्या कहता है कि कहते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये सॉलिड और परमानेंट नहीं है। ओके, तो अगर वो सॉलिड या परमानेंट रहेगा तो हमारी जो नेशन की ग्रोथ है वो उसी की तरह ही रिजिड रह सकती है। ओके, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या कहते हैं, द असेंबली जो है उन्होंने मतलब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन की फाइनलिटी या इनफॉलेबिलिटी जो बोलते हैं, उसका मतलब क्या रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिडिटी जो रहती है। ओके, तो उस पर कोई भी रोक नहीं लगाया गया है। ओके, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेंड हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे हमने हमारा चैप्टर कवर कर लिया है। ओके।